मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी जो राजनीतिक विज्ञान का, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, उससे संबंधित जितना भी महत्वपूर्ण आपके सामने जो प्रश्न होने वाले सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। इस जो वीडियो में अपन पढ़ने वाले यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में, ग्रीक रोमन एंड मिडिवल पॉलिटिकल थॉट के बारे में आपके सामने ग्रीक रोमन और जो आपके मध्यकालीन जो राजनीतिक विचारक रहे विश्व के, उनके क्या विचार थे, कौन से प्रमुख राजनीतिक विचारक रहे, उसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। ये पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी के वीडियो उनका लिंक आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाए, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके बाकी के वीडियो देख लेना। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ भी फोर्थ भी वहीं पे करूंगा। मास्टर क्लास और वन शॉट क्लास सारी क्लासेज वहां पर देखने को मिलेंगे। साथ के साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट वाले और शॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके खरीद सकते हो आप। चलो तो अब शुरू करते हैं अपन। प्लूटो की आदर्श राज्य की अवधारणा के बारे में बताइए। तो जो प्लेटो है, प्लूटो बोल दिया, प्लेटो है, उसके द्वारा जो आदर्श राज्य है उसके बारे में उसने क्या बताया। और ये प्रश्न इतना ज्यादा महत्वपूर्ण, मतलब हर बार कॉलेज एग्जाम में देखने को मिलता है आपके सामने अलग अलग विश्वविद्यालय में कि प्लेटो का आदर्श राज्य का सिद्धांत क्या है। तो अपन इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। प्लेटो ने अपनी किताब रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। मतलब प्लेटो के द्वारा एक किताब का निर्माण किया गया। प्लेटो उस किताब का क्या नाम था, रिपब्लिक, जिसमें उसने क्या क्या एक आदर्श राज्य के बारे में बताया कि एक आदर्श राज्य होता है एक ऐसा राज्य जिसके अंदर हर व्यक्ति खुशी हो, राजा है वो अच्छे से अन्याय करे, आपके सामने धर्मपूर्ण चले, नैतिकतापूर्ण जीवन जिए, साथ के साथ प्रजा है वो राजा से सीखे। एक प्रकार से समझ में आ गया, हर व्यक्ति खुश हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले, सामाजिक सुरक्षा मिले और सामाजिक न्याय मिले, अमीर व गरीब के बीच में कम से कम खाई देखने को मिले। तो इस प्रकार का जो राज्य है उसके बारे में किसने बताया, आपके सामने प्लेटो के द्वारा बताया गया। जिसमें उसने क्या बताया, जो न्याय पर आधारित एक राज्य था। जो अगर आदर्श राज्य की बात करें, प्लेटो के आदर्श राज्य की बात करें, वो किस चीज पर आधारित था, एक प्रकार के आदर्श राज्य किसकी बात करता था, एक न्यायपूर्ण एक राज्य की बात करता। न्यायपूर्ण राज्य मतलब जहां पर अगर कोई व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, उसको अगर उसी के साथ अगर अन्याय होता है तो उसको क्या होना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। इस प्रकार के राज्य की बात करता था प्लेटो का जो सिद्धांत आदर्श राज्य का, उसके अनुसार वह राज्य आपके सामने मानव आत्मा और उसके तीन गुण, विवेक, साहस, भूख, इच्छा के तीन वर्गों को मिलाकर बनता है। मतलब अगर अपन विस्तार से अध्ययन करें प्लेटो के सिद्धांत की, जिसमें क्या बताया है, कोई भी राज्य वो तीन प्रमुख गुण से बनता है। मतलब किसी से कोई भी आदमी कोई भी व्यक्ति उसके बुद्धि से, विवेक से, समझ में आ गया, कोई भी व्यक्ति अगर बुद्धि अगर शानदार होगी, तो अगर जहां की जो प्रजा दिखाई दे रही है, जिस देश की प्रजा है, अगर वो क्या होगी आपके सामने बुद्धिमान होगी, अगर वो अपना तो क्या करेगी, अच्छे से राज्य चलेगा। क्यों, अच्छे से व्यापार करेंगे, अच्छे से कृषि करेंगे, न्यायपूर्ण जीवन जिएंगे, कोई गलत कार्य नहीं करेंगे, तो क्या होगा, राज्य बहुत अच्छा चलेगा। अगला क्या है, साहस। साहस क्या होगी, जब कोई भी राज्य है उस पर विकट परिस्थितियां हैं, जब कोई भी राज्य भाई उस पर कोई दूसरा राज्य आक्रमण कर दे, तो उसको क्या करना है, उस समय जो प्रजा उसको साहसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, क्यों, उसी प्रजा से सैनिक निकलते हैं, उसी प्रजा से वहां की जो प्रजा वो राजा का साथ देना जरूरी है, साहसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी अकाल भी आता है, कभी आपके सामने बाढ़ भी दिखाई देती है, तो इस प्रकार की चीजों में भी प्रजा को साहसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला, भूख और इच्छा। प्रजा है उसके अंदर आपके सामने क्या होनी चाहिए, प्लेटो के अनुसार जो प्रजा है उसको क्या है, वो इच्छावान भी होनी चाहिए। भाई अगर कोई एक बात बताओ, कोई प्रजा जो आकी जिसको कार्य करना ही नहीं है, जो चाहती नहीं है कि मैं कार्य करूं, तो क्या उस राज्य का विकास होगा, नहीं होगा। तो राजा के जो प्रजा होती है उसके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए, राजा के अंदर भी इच्छा होनी चाहिए प्रजा की खुश रखने की, लेकिन प्रजा है उसके अंदर ये इच्छा होनी चाहिए कि वो अच्छे से कार्य करें, कुशलता से कार्य करें, व्यापार को बढ़ावा दें, कृषि बढ़ाएं, ताकि क्या हो सके, वो राज्य वो अच्छे से चल सके। तो यही है, कोई भी प्रजा है उसके लिए क्या बताया, विवेकी होनी चाहिए, साहसी होनी चाहिए और भूख और इच्छा के अनुरूप होनी चाहिए। समझ में आ गया, आपके तीन वर्गों से मिलते हैं। अब आपके सामने जो तीन मुख्य आपके सामने वर्ग बताए,
ये तो प्रजा के बारे में था। अब तीन प्रमुख वर्ग होते हैं प्लेटो की किताब रिपब्लिक में आदर्श राज्य के बारे में। क्या थे? पहला उसने बताया कि कोई भी राजा है वो कैसा होना चाहिए? दार्शनिक राजा होना चाहिए। दार्शनिक राजा क्या होना चाहिए? विवेक का प्रतिनिधित्व करने वाला शासक, शासक जो ज्ञान और न्याय पर आधारित शासन करे। मतलब प्लेटो ने जो अपना सिद्धांत दिया उसमें क्या बताया कि राजा है वो विवेक पूर्ण होना चाहिए, प्रजा भी होना चाहिए, राजा भी कैसा होना चाहिए? विवेक का ध्यान में रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए, जो विवेक से आपके सामने प्रयोग करे, सारी जनता को न्याय देने का कार्य करे। साथ के साथ राजा का देवीय सिद्धांत भी देखने को मिलता है प्लेटो का, जिसमें वो बताता है कि राजा है वो आपके सामने के देवता के समान होता है, देवता के बराबर होता है, देवता का ही एक प्रकार से अंग होता है, देवीय अंग माना जाता है। तो इसीलिए क्या है, राजा है उसको अपने जीवन, उसको नैतिकता से जीना चाहिए, राजा को धार्मिक जीवन जीना चाहिए, धर्मपूर्ण जीवन है वो जीना चाहिए। राजा को अपने हितों को त्याग कर अपनी जो प्रजा है उसके हितों को भी ध्यान में रखना चाहिए, चाहे उसे खुद के सुख को त्याग करना पड़े लेकिन प्रजा के सुखों का उसको ध्यान रखना पड़ता है। साथ के साथ उसको अपनी बुद्धि, कुशलता और आपके सामने साहस का परिचय देते हुए क्या करना पड़ता है? आपके सामने जो शासन है, प्रशासन को कुशलता से चलाना होता है, और ज्ञान और न्याय है उसको क्या करना पड़ता है? उसको आपके सामने ज्ञान और न्याय के आधार पर ही क्या वो राज्य चल सकता है। भाई एक बात बताओ, कोई राजा है, राजा ने नियम बनाया अगर कोई इंसान चोरी करेगा तो उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अगर उसमें क्या उसके बेटे ने चोरी की और उसकी जगह कोई एक आम आदमी ने चोरी की, तो आम आदमी को मृत्युदंड मिल गया लेकिन उसके बेटे ने को नहीं मिला, तो इससे क्या होगा? उस राजा के खिलाफ क्या हो जाएगा? विरोध प्रदर्शन देखने को मिल जाएगा, या जनता वो से क्या हो जाएगी? कुपित हो जाएगी। तो यही बात है, इसी प्रकार के जो फैसले लेने होते हैं, काफी बार कठोर फैसले लेने होते हैं, तो इस प्रकार से राजा है वो उस समय ना अपने आप को देखेगा ना अपने सगे संबंधियों को, जो न्याय है न्याय के साथ जीवन को जिएगा। समझ में आ गया? तो पहला विवेक को प्रतिनिधित्व राजा भी करता है और प्रजा भी करती है। सैनिक व संरक्षक, साहस का प्रतिनिधित्व करने वाले जो राज्य की रक्षा करें। भाई कोई भी राज्य है उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होते हैं? सैनिक होते हैं और संरक्षक होते हैं। क्यों? क्योंकि राज्य को संरक्षित करने का काफी बार दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, है ना? कौन राजा आपके खिलाफ क्या किस प्रकार की भावना रखता है, वो आपके ऊपर आक्रमण करना चाहता है नहीं चाहता, कौन राजा आपके साथ संधि करना चाहता है। बड़ी सेना रखनी पड़ती थी राजाओं को, ताकि क्या हो सके? दूसरे वाला राजा वो सोचे ना क्या किसके लिए? आक्रमण करने के लिए। तो कोई भी एक आदर्श राज्य के अंदर साहस का प्रतिनिधित्व कौन करते थे? आपके सामने वहां के सैनिक। जितने ज्यादा साहसी सैनिक होंगे, जितनी बड़ी संख्या में सैनिक होंगे, वो क्या होंगे? वो राज्य उतना ही ज्यादा सुरक्षित रहेगा, उतना ही ज्यादा आदर्श रहेगा। क्यों? दूसरा राज्य का राजा उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा, और जब दूसरा आक्रमण नहीं करेगा तो जब आक्रमण होता है, युद्ध होता है, तो उसमें आर्थिक दृष्टि से नुकसान होता है, मानवीय दृष्टि से मतलब बहुत ज्यादा लोगों को मृत्यु भी होती है, और काफी बार लूटपाट भी देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों से वो राज्य बच जाता है और आदर्श राज्य का निर्माण हो जाता है। अगले वाले वर्ग की बात करें आपके सामने, अगले वाला वर्ग कौन सा? उत्पादक वर्ग। भूख है वह इच्छा का उत्पादन करने वाले जो वस्तुओं का उत्पादन करेंगे। प्लेटो ने क्या बताया आपके सामने? कोई भी जो प्रजा है, खास करके ये चीज प्रजा के लिए थी आपके सामने, प्रजा का प्रतिनिधित्व करने वाला जो आपके सामने वर्ग बताया वो कौन सा था? उत्पादक वर्ग था, जो क्या करेगा? अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं हैं उसका विनिर्माण करने का कार्य करेगा। प्लेटो ने न्याय को राजा का सर्वोच्च माना गया। मतलब प्लेटो ने क्या बताया? न्याय है वो कोई भी राजा के लिए सबसे जरूरी चीज है। अगर राजा है वो सबको न्याय दिला सकता है, अगर राजा सबको न्याय देगा तो क्या होगी? प्रजा है वो उससे हमेशा क्या रहेगी? खुश रहेगी। जहां प्रत्येक वर्ग अपना निर्धारित कार्य करे और कोई भी किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। प्लेटो ने यह बताया कोई एक आदर्श राज्य वो राज्य होता है जहां पर हर व्यक्ति अपने काम से काम में मतलब रखे। मतलब राजा है वो प्रजा की भलाई के बारे में सोचे, प्रजा कार्य में काम करे, लेकिन प्रजा है वो आपके सामने राजा के राजकार्य काम में हस्तक्षेप नहीं करे, कोई प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं देखे करे। सैनिक है, सैनिकों का काम है राजा की जो राज्य की रक्षा करना। अब सैनिक अगर प्रजा को परेशान करना शुरू कर देंगे तो क्या राज्य अच्छे से चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो यही है, जो अलग अलग प्रकार के जो अंग हैं आपके सामने राज्य के, वो सब अंग अपना अपना कार्य करें और कोई भी एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे। दार्शनिक राजा है उसका शासन कैसा होना चाहिए? कठोर व शिक्षा प्रणाली आधारित होना चाहिए। मतलब राजा को दार्शनिक होना बहुत जरूरी बताया गया प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने क्या बताया? कोई भी राजा है वो कैसा होना चाहिए? वो उसको धर्मपूर्ण उसको जीवन जीना चाहिए,
धर्म का ज्ञान होना चाहिए, धर्म के हिसाब से उसको चलना चाहिए, उसका शासन कठोर होना चाहिए। मतलब उसको काफी बार क्या कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे, न्याय देने के लिए उसको क्या काफी बार कठोर, उसको जो अपने सगे संबंधी हो गए, मंत्री परिषद हो गए, उसमें से भी उन लोगों को भी सजा देनी पड़ती है। शिक्षा प्रणाली आधारित होना चाहिए, मतलब राजा खुद भी शिक्षित होना चाहिए और उसकी मंत्री परिषद वो भी शिक्षित होनी चाहिए और कोशिश करे कि जनता वो भी शिक्षित रहे। पत्नी और संपत्ति का साम्यवाद भी का साम्यवाद शासन व सैनिक वर्ग के लिए, मतलब पत्नी और संपत्ति, राजाओं के बीच में मुख्य लड़ाई किस चीज के लिए देखने को मिलती थी, उनको जब वो उनकी जो मृत्यु हो जाती थी तो उसका जो राज कौन उसकी सत्ता संभालेगा, उसके लिए जो क्या देखने को मिलता था, बंटवारा बंटवारा या फिर आपके सामने युद्ध देखने को मिलते थे। उसका सॉल्यूशन क्या करे, राजा पहले ही करके चले जाए। इस प्रकार के राज्य की जो इस प्रकार का जो राज्य होता है जहाँ पे हर व्यक्ति सुखी हो, राज्य न्याय से चले, सब वर्ग अपना अपना काम करे, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें, इस प्रकार का राज्य कैसा राज्य होता है, आदर्श राज्य के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य व्यक्तिगत और सामाजिक सद्गुणों के माध्यम से परम इच्छाएं को प्राप्त करना होता है। इस प्रकार का राज्य क्या करता है, आपके सामने व्यक्तिगत कार्य करता है और सामाजिक व सद्गुणों के माध्यम से क्या होता है, सबसे ज्यादा आगे बढ़ता है। इस प्रकार का राज्य समझ में आ गया आपके सामने। साथ के साथ ये शब्द है वो आपके सामने किसके लिए, राजा के लिए भी लग सकते हैं भाई, कोई वो अपने व्यक्तिगत व सामाजिक सद्गुण, राजा के अंदर इस प्रकार के गुण होने चाहिए जो क्या खुद के व्यक्तिगत रूप से अपने आप को ऐसे पेश करे कि वो एक आदर्श के रूप में खुद को पेश करे, ताकि और जनता भी क्या करे, उसको फॉलो कर सके। समझ में आ गया आपके सामने। यह था आपके सामने प्लेटो का जो आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है, अवधारणा है, उसके बारे में अपन ने विस्तृत से पढ़ा। आपको कैसा लगा ये प्रश्न या कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगले वाला प्रश्न आपके सामने अरस्तु के राज्य व नागरिकता संबंधित विचारों के आलोचनात्मक विश्लेषण करनी है। मतलब अरस्तु ने जो राज्य व नागरिकता के संबंध दिए उसके आपके आलोचनात्मक, पहले उसके बारे में अच्छाई भी बतानी है, कुछ उसमें जो जो कमियां उसके बारे में भी आपके बारे में बताना है। आलोचनात्मक विश्लेषण वही होता है जिसमें आपकी अच्छाइयां और कमियां दोनों एक साथ बतानी होती है। अरस्तु ने राज्य को किस प्रकार की संस्था माना, अरस्तु ने राज्य को एक प्रकार की प्राकृतिक संस्था माना जो मानव के सामाजिक, अरस्तु ने जो अपना जो राज्य है उसको किस प्रकार की संस्था माना है, एक प्रकार की प्राकृतिक संस्था माना है जो मानव के सामाजिक स्वभाव की परिणीत है। मतलब अरस्तु ने माना कि राज्य होता है वो एक प्रकार की प्राकृतिक संस्था है जो मानव के द्वारा ही निर्मित होती है, मानव इसको निर्मित करता है। भाई आप एक बात बताओ, कोई भी जो राज्य होता है वो किसके द्वारा निर्मित होता है, मनुष्य के द्वारा निर्मित होता है, मानव के द्वारा निर्मित होता है। चाहे उसमें राजा से लेकर प्रजा तक सभी लोग क्या होते हैं, मनुष्य होते हैं, और वो अपने सामाजिक स्वभाव के द्वारा, मतलब जिस प्रकार के वो जो समाज है उसमें जितने ज्यादा लोग न्यायपूर्ण रहेंगे, व्यवस्थित तरीके से रहेंगे, अच्छे से अपने समाज को चलाएंगे, उसी तरीके से वो राज्य उतना ही बढ़िया चलेगा। इसीलिए अरस्तु ने क्या बताया, राज्य को एक प्राकृतिक संस्था का स्वरूप बताया। उनके अनुसार, जो आपके सामने अरस्तु के अनुसार राज्य परिवार और ग्राम का विस्तार है। उन्होंने क्या बताया, कोई भी राज्य होता है वो परिवार व ग्राम का विस्तार उसमें देखने को मिलता है। मतलब राज्य होता है वो एक छोटे से परिवार से जन्म लेता है। जैसे आपका परिवार है, आप उसमें 4 जने, उससे आपका परिवार बना, आप खुद हो, आपके माता पिता, आपके भाई बहन मिलकर आपको एक परिवार का निर्माण होता है। ऐसे छोटे छोटे परिवार मिलकर क्या करते हैं, एक समाज का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया। कोई भी अलग अलग प्रकार के समाज का, चाहे धर्म के आधार पे, चाहे जाति के आधार पे, चाहे लिंग के आधार पे अलग अलग समाज का निर्माण होता है। उस समाज से किसका निर्माण होता है, गांव का निर्माण होता है। आपके अलग जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे देखो तो, या परिवार के समूह मिलाकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एक गांव का निर्माण कर रहे हैं, और वही गांव किसका निर्माण कर रहा है, राज्य का निर्माण करता है। समझ में आ गया आपके सामने, जिसका उद्देश्य अच्छे जीवन की प्राप्ति है। और आपके सामने जो राज्य होता है, सभी लोग आपके सामने जो सामाजिक रूप से मिलजुल कर रहते हैं, सभी लोगों का लक्ष्य क्या है, अच्छा जीवन जीना। भाई आपका क्या उद्देश्य है, अगर आप जो वीडियो देख रहे हो, आपसे पूछ रहे हो आप क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कहोगे कि मुझे जीवन में अच्छे से मेहनत करनी है, पढ़ लिख के आगे बढ़ना है और नौकरी लगनी है। अच्छे जीवन के लिए पढ़ाई कर रहे हो भाई आप भी। तो यही है, सभी लोगों का बस यही लक्ष्य रहता है कि उन्हें अच्छा जीवन मिले, सभी लोग खुशहाली के साथ रहे, सभी लोग अपना जो अच्छा रोजगार मिले उनको, पढ़ लिखकर अच्छा जीवन जिए। यही है एक सभी लोग अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए, वो पहले भी था, वो सिद्धांत आज भी है। उन्होंने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना, किसके द्वारा, अरस्तु के द्वारा। अरस्तु ने क्या बताया, राज्य को सबसे बड़ी संस्था माना जो व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए आवश्यक होती है। उन्होंने क्या बताया, राज्य होता है उसकी जो सार्वजनिक जो सबसे ऊंची संस्था कौन सी आपके सामने,
राज्य है वो सबसे बड़ी संस्था है, और उसको क्या है, व्यक्ति कोई भी व्यक्ति होता है उसको नैतिक विकास के लिए उसमें उसकी आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि राज्य होगा। भाई एक बात बताओ, अपने नैतिक विकास में आवश्यकता क्यों राज्य की? क्यों? अगर आप कोई भी गलत काम नहीं कर सकते, आपको डर है भाई पुलिस पकड़ कर ले जाएगी अगर मैं कोई गलत काम करूंगा, तो अगर इलीगल काम करूंगा, अन्यायपूर्ण काम करूंगा, है ना? आपको, आपके मौलिक अधिकार है, आपको अपना जीवन स्वतंत्र जीने का अधिकार है, लेकिन किसका अधिकार नहीं है? दूसरे की स्वतंत्रता भंग करने का अधिकार नहीं। क्यों? अगर आपने भंग की तो आप पर क्या हो जाएगा? कानून है उसका दंडित किया जाएगा। तो यही है राज्य। चाहे आज के समय लोकतंत्र सबसे बड़ी राज्य लोकतांत्रिक परंपरा में वो चीजें देखने को मिलती हैं। पहले वो राजतंत्र हुआ करता था, लेकिन राज्य ही उस समय भी क्या हुआ करती थी? सबसे बड़ी संस्था हुआ करती थी, और कोई भी व्यक्ति उसके नैतिक जीवन को आगे बढ़ाने में मदद करती थी। इसलिए क्या इंसान ना खुद भी अच्छे से जीता और दूसरों को अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने राजशाही, अभिजात तंत्र व पॉलिटी संवैधानिक सरकारों को आदर्श राज्य का शुद्ध रूप बताया। उन्होंने क्या बताया? राजशाही, राजा के द्वारा जो राज्य किया जाता है उसको क्या बताया इन्होंने? सबसे अच्छा तंत्र बताया। अभिजात तंत्र व पॉलिटी मतलब संवैधानिक जो सरकार होती है उसको सबसे अच्छा रूप बताया। मतलब अगर कोई भी राज्य है उसमें अगर ये 3 प्रकार की सरकार पाई जाती है, राजशाही, अभिजात तंत्र व पॉलिटी, वो सबसे सही सरकार है, सबसे अच्छी सरकार है उनके अनुसार। लेकिन जबकि उनके विकृत रूप, मतलब जो इन्हीं के विकृत रूप है, जैसे तानाशाही, लोकतंत्र में क्या देखने को मिलता है? लोकतंत्र जब एक ही व्यक्ति का बार बार शासन हो जाता है तो वहां पर तानाशाही देखने को मिलती है। वो उसको आपके सामने बिल्कुल नहीं मानते थे अरस्तु। कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र मतलब अमीर लोगों का उस राज्य पे क्या हो जाए? कब्जा हो जाए। कुल जो आपके सामने अमीर लोग हैं वो उसी राज्य को चलाने का कार्य करे, वो कुलीन तंत्र भी कोई भी राज्य के लिए क्या होता है? परेशानी का सबक बनता है। तथा लोकतंत्र, उस समय अरस्तु है और लोकतंत्र नहीं आया था तो वो अरस्तु लोकतंत्र को नहीं मानते थे। उनकी यही कमी है, वो लोकतंत्र को उन्होंने अशुद्ध रूप बताया। उन्होंने क्या बताया कि लोकतंत्र है वो कोई भी राज्य के लिए क्या है? आपके सामने अच्छा नहीं होता है, लोकतंत्र की सरकार अच्छी नहीं रहती है। अरस्तु ने पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ व्यवहारिक रूप माना जो धनी व निर्धनों के बीच में संतुलित स्थापित करते हैं। मतलब इन्होंने इनडायरेक्टली अरस्तु के द्वारा समाजवाद की बात की गई। उन्होंने क्या कहा? समाज में अगर कोई ऐसी सरकार है जो अमीर व गरीब के बीच में संतुलन बनाकर रखती है, ना अमीर को ज्यादा अमीर होने देती है, ना गरीब को ज्यादा गरीब होने देती है, इस प्रकार की जो सरकार होती है वो सबसे ज्यादा सही सरकार होती है। समझ में आ गया आपको विस्तार से? अगले वाला पॉइंट आपके सामने, नागरिक संबंधी विचार। अरस्तु ने नागरिकों को विशेष अधिकार माना जो उन पुरुषों को प्राप्त था। मतलब अगले वाला उनका सिद्धांत क्या था? नागरिकता का सिद्धांत। मतलब अरस्तु ने क्या बताया? नागरिकता का अधिकार सिर्फ किनको मिला हुआ होता है? उनके अनुसार सिर्फ पुरुषों को वो अधिकार है, नागरिकता का अधिकार है वो मिलता था। क्यों? अरस्तु जिस समय आपके सामने, जिसमें अरस्तु ने अपनी किताबों को लिखा है, अरस्तु ने जिसमें अपने दार्शनिक विचार रहे, उस समय पुरुषवादी समाज है वो मुख्यतः देखने को मिलता था। पुरुषों को ही सबसे ज्यादा अधिकार हुआ करते थे, महिलाएं लगभग घर तक ही सीमित हुआ करती थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या बताया? भाई साहित्य कैसा निर्माण, जो समाज में आप देखते हो वैसा ही साहित्य का निर्माण होता है। समझ में आ गया? वो उन पुरुषों को प्राप्त था, किन किन? सिर्फ पुरुषों को भी, सबको नहीं प्राप्त हुआ करता था उनके समय नागरिकता। किसको? विधि निर्माण, जो सरकार में है, सरकार के लिए कानून का निर्माण करते हैं तथा न्याय प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। मतलब जो न्याय व्यवस्था है उसको लागू करने में सक्रिय रूप से जिनका योगदान होता है, उन्हीं सब लोगों को क्या है? अरस्तु के अनुसार विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए। उनके अनुसार दास, श्रमिक, विदेश व महिलाओं को नागरिकता के वंचित थे। यही कारण है, इसीलिए आपके सामने अरस्तु की आलोचना की जाती है। क्यों? एक तरफ उन्होंने अपने जो सरकार के जो के अंदर लोकतंत्र को भी क्या बताया? सही नहीं बताया। दूसरा, उन्होंने महिलाएं, दास, श्रमिक व विदेशी लोग हैं उनको नागरिकता नहीं देने की बात की। मतलब उनके द्वारा आपके सामने सीमित लोगों को ही कोई भी राज्य उसमें नागरिकता देने की बात की गई थी। क्यों? क्यों नहीं देनी चाहिए उनके नागरिकता अरस्तु के अनुसार? क्योंकि उन्हें अच्छे जीवन के लिए आवश्यक फुर्सत के अभाव, मतलब इन सब लोगों को अच्छा जीवन जीने का समय नहीं है। बस श्रमिक लोगों को, विदेशी को, महिलाओं को अपने जीवन में सारा जीवन वो काम करने में बिता देते हैं, उनको अच्छा जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार नहीं है, ना उनके पास समय है, तो उनको नागरिकता की जरूरत पड़ती ही नहीं है। यह विचार आज के सार्वभौमिक सिद्धांत से पूरी तरीके से भिन्न है। आज के समय नागरिकता का कैसा सिद्धांत दिखाई दे पड़ता है? सार्वभौमिकता का सिद्धांत। मतलब हर व्यक्ति को नागरिकता मिली होनी चाहिए, उस सिद्धांत से पूरी तरीके से सिद्धांत क्या है? अलग दिखाई पड़ता है।
और इसकी इसी आधार पे आलोचना भी की जाती है, क्योंकि यह एक समाज के एक बड़े वर्ग को क्या करता है, आपके सामने राजनीतिक भागीदारी से दूर रखने का कार्य करता है। तो अरस्तु के द्वारा आपके सामने जो सिद्धांत दिया गया उसकी अच्छाइयां तो थी, उन्होंने जो बताया समाज में अपने वक्त के हिसाब से उन्होंने बहुत ही अच्छी बातें की। राज्य के संबंध में उन्होंने यही बताया कि भाई कोई भी राजतंत्र होता है वो आपके सामने सबसे छोटी इकाई जिससे जो परिवार से बनता है और राज्य का निर्माण होता है। उन्होंने राज्य के अलग अलग रूप, राजशाही, उनके समय राजशाही चला करती थी, अभिजात तंत्र, वो पॉलिटी को सबसे अच्छा बताया। और पॉलिटी को अच्छा बताने के पीछे उन्होंने तर्क दिया कि वो क्या करती है, अमीर व गरीब के बीच में क्या करती है, बहुत बड़ा अंतर दिखाई, कम करती है, अंतर को कम करती है, मतलब समाज में सभी लोगों को बराबरी का हक रहता है। उनका एक खास बात यही है कि उन्होंने ये भी कहा कि कुलीन वर्ग है उसको समाज में नहीं आना चाहिए, जो सरकार में नहीं आना चाहिए। कुलीन तंत्र बिल्कुल विफल तंत्र माना उनके द्वारा, इसकी वो भी प्रशंसनीय बात थी उनकी। लेकिन उन्होंने लोकतंत्र, जो आज के समय सबसे प्रचलित सरकार चलाने का तरीका है, उसको उन्होंने क्या माना, विकृत, मतलब अशुद्ध रूप माना, मतलब वो अच्छा नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि उस समय राजशाही मुख्यतः देखने को मिलती थी, इसलिए वो लोकतंत्र को स्वीकार नहीं कर पाते थे। लोकतंत्र को, उनके प्रति उनके इतने अच्छे विचार नहीं थे, उसमें लोकतंत्र की इतनी बड़ी सरकार नहीं हुआ करती थी। समझ में आ गया? तो ये थे उसके अच्छाइयां, ये थी उनकी आलोचना। अगले वाला पॉइंट की बात करें नागरिकता संबंधित विचारों की, तो अरस्तु ने माना कि पुरुषों को, जो आपके सामने सरकार में है पुरुष भी वही, उन्हीं को कोई भी राज्य की नागरिकता देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अच्छा जीवन जी सकते हैं, उनके पास अच्छा जीवन जीने का समय है, उतनी उनके पास धन दौलत है, उनके पास वस्तु है, सब कुछ है, वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। महिलाएं, दास, श्रमिक और विदेशी व्यक्ति होते हैं, ना उनके पास उतना पैसा है ना वक्त है, वो इतना अच्छा जीवन नहीं जी सकते हैं, तो उनको नागरिकता देने का कोई मतलब नहीं है। ये बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन आपके समय, आज के समय देखें तो ये सिद्धांत है बिल्कुल तरीके से विफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आज के समय पूरी दुनिया में सिद्धांत चलता है सार्वभौमिक नागरिकता का, कि समाज में हर व्यक्ति को नागरिकता मिले ताकि वो क्या कर सके, वोट डाल सके, राजनीतिक भागीदारी दिखा सके, सामाजिक न्याय में अपनी भागीदारी दिखा सकते, और सामाजिक जो फैसले होते हैं उसमें उसको क्या मिल सके, उसको बराबरी का हक मिल सके। तो ये था आपके सामने जो अरस्तु का राज्य से संबंधित विचार। कैसे लगे आपको जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना। धन्यवाद। तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक से संबंधित आपके सामने जो पेपर होगा आपका राजनीतिक विज्ञान का, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको करवाने वाला हूँ। इसमें अपन पढ़ेंगे, आज आपके सामने पढ़ेंगे अपन यूनिट नंबर 2, जिसमें अपन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस एंड द मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, मतलब जो आधुनिक आपके सामने राजनीतिक विचार रहे विश्व के, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। खास बात यह है कि अपन यूनिट फर्स्ट पहले पढ़ चुके हैं, तो अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर यूनिट फर्स्ट पहले जरूर से पढ़ लेना। बाकी वीडियोस भी वहां पर देखने को मिल जाएंगे अन्य यूनिट के साथ। के साथ ये पीडीएफ आपको फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ अगर आप कोई प्रोडक्ट करना चाहते हो फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो यहाँ पे आपके सामने जो व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन है और साथ के साथ शॉप वाला ऑप्शन है, इस पे जाके आप प्रोडक्ट को खरीद सकते हो, काफी ज्यादा आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, मैकियावेली के यथार्थवादी राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मतलब मैकियावेली के जो यथार्थवादी राजनीतिक विचार रहे उसके बारे में आप, उनकी क्या क्या प्रमुख विशेषताएं, उनके बारे में आपको विस्तार से बताना है। मैकियावेली है वो आपके सामने आधुनिक राजनीतिक यथार्थवाद के जनक माने जाते हैं। मतलब आज के समय जो हम राजनीति का वास्तविक स्वरूप देखते हैं, उस वास्तविक स्वरूप के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने बताया था आपके सामने? मैकियावेली के द्वारा बताया गया था। मैकियावेली वो पहले राजनीतिक विचारक रहे जिन्होंने सबसे पहले आपके सामने आधुनिक राजनीति है उसके जो विचार है वो रखे थे। उन्होंने जो अपने विचार आपके सामने द प्रिंस नामक जो किताब है उसके अंदर उन्होंने अपने जो विचार हैं वो रखे थे। कौन सी किताब थी उनकी? द प्रिंस। अच्छे से नाम याद कर लेना, द प्रिंस नामक किताब का। आप अगर आप लिख कर आते हो तो आपको अच्छे अंक मिलते हैं। यही छोटी छोटी चीजें आपके सामने जो आपको अच्छे अंक दिलाने में मददगार सिद्ध होती है। तो उन्होंने अपनी जो किताब है द प्रिंस के अंदर इन्होंने इसकी बात की थी। उन्होंने शक्ति और सत्ता पर आधारित राजनीति का विश्लेषण किया था। उन्होंने किस चीज की बात की थी? उन्होंने शक्ति
और सत्ता है वो आपके सामने किस तरीके से काम करती है। भाई आज के समय अगर आप कोई भी एमएलए एमपी बनना चाहता है, वो क्यों बनना चाहता है? क्योंकि सत्ता उसके हाथों में आएगी, शक्ति उसके हाथों में आएगी। वो इतने ज्यादा जो लगभग उसके जो क्षेत्र है उसके अंदर सभी लोगों का क्या होगा आपके सामने, वो एक प्रकार से प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति होगा। वो उनका करता धरता एक तरीके से पूरे के पूरे नीति निर्माण करने वाला वही व्यक्ति होता है। तो सबसे ज्यादा शक्ति उसी के हाथों में होती है। चाहे कोई सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर करना हो, चाहे सरकारी विभाग से कोई कार्य करवाना हो, चाहे कोई सरकारी परियोजना लागू करनी हो, सब किसके हाथों में होती है? राजनेताओं के हाथ में होती है। तो यही चीज उन्होंने बात बताई थी, यही चीज मैकियावेली के द्वारा बताई गई, किस तरीके से शक्ति और सत्ता है वो आपके सामने दोनों मिलकर क्या करते हैं, आपके सामने जो शक्ति व सत्ता है वही राजनीति का जो वास्तविक विश्लेषण करने का उन्होंने कार्य किया था। अगले वाला पॉइंट है मानव स्वभाव। उन्होंने मानव के स्वाभाविक रूप से स्वार्थी, लालची और धूर्त माना। उन्होंने क्या बताया? मानव होता ना इंसान, उसका जो वास्तविक स्वरूप बताया। इससे पहले आपके सामने प्लेटो और जो अरस्तु है उन्होंने भी आपके सामने बात की थी राजनेता की, लेकिन वो किस प्रकार के आपके सामने राजनीति की बात करते थे? वो बात करते थे राजा है वो कैसा होना चाहिए? नैतिकवान होना चाहिए, धर्म के हिसाब से चलने वाला होना चाहिए। लेकिन मैकियावेली ने जब अपने विचार रखे तब वर्तमान समय में राजशाही है वो चरम सीमा पर आ चुकी थी। लोकतंत्र जो आपके सामने, तो उससे पता चला कि राजा वो क्या करते हैं, अपना सत्ता हथियाने के लिए अपने परिवार के लोगों को मार रहे हैं। समझ में आया आपके सामने? अपनी जो सत्ता पाने के लिए कूटनीति का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? अपनी गद्दी को बनाए रखने के लिए क्या कर देते हैं, अपने सगे संबंधियों के खिलाफ हो जाते हैं। तो उन्होंने जो वास्तविकता है जो राजनीति की वो पूरी दुनिया के सामने रखी। उन्होंने क्या कहा कि इंसान है मानव, उसका वास्तविक स्वभाव कैसा होता है? वो स्वार्थी होता है, वो लालची होता है और धूर्त होता है, मतलब मूर्ख होता है एक तरीके से, जो भय से अधिक नियंत्रित होता है। मतलब उन्होंने सीधा सीधा कहा कि मनुष्य है वो आपके सामने स्वार्थी और लालची होता है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना काम निकालने से मतलब रखता है, जो भय से अधिक नियंत्रित होता है। और अगर कोई भी व्यक्ति को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हो तो भय से आप बहुत अच्छे से नियंत्रित कर सकते हो। उनके द्वारा क्या बताया गया? साध्य ही साधन का औचित्य है। मतलब मैकियावेली के अनुसार, मैकियावेली ने बताया आपके सामने कि राज्य को सुरक्षित और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए शासक को नैतिक व नैतिकता का कोई भी साधन अपनाने से नहीं हिचकना चाहिए। प्लेटो और अरिस्टो ने साफ साफ यही बात कही थी कि राजा है उसको अपने राज्य बनाने के लिए नैतिकता का प्रयोग करना चाहिए, धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। प्लेटो ने तो आपने ये तक कह दिया था कि राजा क्या होता है? देवता का ही एक रूप होता है, उसको देवता जैसा रहना चाहिए, धार्मिक रहना चाहिए। लेकिन मैकियावेली ने एकदम उलट विचार रखे। उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई राजा है उसको अपनी नीति को, अपना राज्य को सही बनाए रखने के लिए नैतिक कर्मों के साथ साथ अनैतिक कर्म भी काफी बार करने पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपका पड़ोस का राजा है, अगर वो आप पे आक्रमण करेगा तो इससे पहले आप क्या कर सकते हो? उस पर आक्रमण कर दो, या उसको कूटनीतिक तरीके से गद्दी से हटा दो, या कुछ ऐसा कार्य कर दो कि वो आपको क्या करे, आप पर आक्रमण ही ना कर पाए, उसका सेनापति को अपने में मिला लो। है कूटनीतिक तरीके से गलत काम, लेकिन इससे क्या होगा? आपकी सत्ता बनी रहेगी, आपकी प्रजा वो खुशी रहेगी, आपकी प्रजा को किसी प्रकार का दुख नहीं देखना पड़ेगा। तो यही सब बातें उन्होंने बताई। मैकियावेली ने यही कहा कि राज्य को सुरक्षित व शक्ति अपने शक्तिशाली बनाए रखने के लिए नैतिक व अनैतिक कोई भी तरीका अपनाना पड़े उसे हिचकना नहीं चाहिए, बल्कि अपने राज्य को स्थापित करने के लिए दोनों कोई भी तरीका वो लागू कर सकता है। शक्ति पर जोर, मैकियावेली ने किस चीज पर ज्यादा जोर दिया? जो आज के राजनेता है वो क्या करना चाहते हैं? सभी राजनेता उच्च से ऊंचा पद पाना चाहते हैं। कोई मंत्री हो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री आपके सामने गृह मंत्री बनना चाहता है, गृह मंत्री आपके सामने प्रधानमंत्री बनना चाहता है ये ख्वाहिश सभी व्यक्तियों की। क्यों है? क्योंकि सभी व्यक्ति सत्ता और शक्ति अपने हाथ में रखना चाहते हैं। सबको पता है अगर हमारे पास शक्ति हाथों में रहेगी तो हम क्या है, हमारी सभी लोग कदर करेंगे, हमें ही सब कुछ लोग मानेंगे। यही बात कही उन्होंने। शक्ति को राजनीति का केंद्रीय तत्व माना। उन्होंने क्या कहा? राजनीति में किसी चीज का महत्व हो या ना हो, लेकिन शक्ति का जरूर महत्व है। उन्होंने यही कहा, शक्ति है तो राजनीति है। एक शासक को शेर की तरह बहादुर होना चाहिए और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? कोई भी शासक होता है ना, कोई भी राजा होता है, उसको एकदम शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। मतलब कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे प्रजा पर आपके सामने विकट परिस्थिति आए, चाहे अकाल आ गया, बाढ़ आ गया और कोई परिस्थिति देखने को मिल गई, या बाहरी आक्रमण देखने को मिले,
दूसरा राजा आप पे अटैक कर रहा है, कूटनीति का प्रयोग कर रहा है, या आपके आंतरिक रूप से आपको कमजोर किया जा रहा है, आपका कोई सगा संबंधी है जो आपके खिलाफ कूटनीति कर रहा है, आपको बहादुर रहना है, विकट विकट परिस्थितियों में आपको अपना खुद का साथ और अपनी साहस का परिचय देना है आपको। साथ के साथ आपको लोमड़ी की तरह चालाक होना पड़ेगा। मतलब उन्होंने उदाहरण देके बताया जिस तरीके से लोमड़ी चंट और चटक होती है, चालाक होती है, उसी तरीके से आपको भी रहना होगा। अगर आप नहीं रहोगे तो कोई और आपके सत्ता उसको हथिया लेगा। अगले वाला पॉइंट है उनके द्वारा क्या कहा गया, धर्म का उपयोग। धर्म को शासक द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब जो आपके सामने जो है, मैकियावेली ने क्या कहा, धर्म होता है उसको कोई शासक है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक उपकरण की तरह उपयोग किया जाना चाहिए। जिस तरीके से मतलब धर्म है, आज के राजनेता क्या करते हैं, धर्म को अपनी सत्ता में आने के लिए उपयोग करते हैं। मतलब धर्म के नारे लगवाएंगे, जनता को धर्म के नाम पे प्रलोभित किया जाता है, भय दिखाया जाता है, जनता को धर्म के नाम पर क्या किया जाता है, अपनी सत्ता हासिल करने का पूरा प्रयास किया जाता है। चाहे उसमें वो दूसरी धर्म के लोगों को नीचा दिखाकर उन्हें सब करना पड़े, चाहे उन्हें कोई भी तरीके आपको भय दिखाकर कि आपका धर्म खतरे में है। यही बात मैकियावेली ने भी कही थी। उन्होंने क्या कहा, शासक है उसको ज्यादा धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं है, धर्म उसका साध्य है। साध्य मतलब उसको सत्ता हासिल करने का तरीका है, और कैसे भी आप उस धर्म को, आपको इमोशनल नहीं होना है एकदम, आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस चीज का उपयोग करना है। और ये बात कहीं ना कहीं सत्य और चरितार्थ होती हुई भी दिखाई पड़ती है। आधुनिक जो राजनेता है वो जनता में भय दिखाते हैं कि आपको उस धर्म से खतरा है, आपको इस चीज से खतरा है, आपको इस चीज से खतरा है। सच्चाई यही है कि आपको किसी चीज से खतरा नहीं है, उन लोगों को अपनी सत्ता गंवाने का खतरा है। इसीलिए वो क्या करते हैं, आपके सामने इस प्रकार का भय दिखाकर अपना क्या करते हैं, सत्ता को हासिल करते हैं। तो आप पढ़े लिखे लोग हो, आप मैकियावेली को पढ़ रहे हो, तो इन सब चीजों को समझना आपको कि धर्म क्या है, राजनेताओं के लिए एक साध्य होता है, बल्कि एक उपकरण की तरह उपयोग करना चाहिए, ना कि उसे क्या है, स्वयं शासन करना चाहिए, ना उस पर स्वयं शासन किया। मतलब आपको पूर्ण रूप से धार्मिक होने की कोई जरूरत नहीं है, आपको धर्म मानने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको तो धर्म के नाम पर राजनीति करनी है, आपको तो धर्म को एक साध्य के रूप में उपयोग करना है। अगले वाला पॉइंट है नैतिकता से अलगाव। उन्होंने राजनीति को नैतिकता से अलग किया, जिससे यह एक स्वायत्त अनुशासन मिल गया। मतलब उन्होंने क्या कहा, राजनीतिक जो राजनीति होती है उसमें क्या होता है, नैतिकता मतलब सही रास्ते पे चलना, एकदम कोई गलत काम नहीं करोगे, कोई अनैतिक काम नहीं करोगे तो आपका शासन थोड़े दिन ही चलेगा। तो उन्होंने क्या कहा, कोई भी राजा है उसको नैतिकता से और धर्म है दोनों चीजों से दूरियां बनाकर रखना चाहिए। जो राजा है ज्यादा धार्मिक व नैतिक रहेगा वो उसका शासन कभी नहीं चल पाएगा। उदाहरण के लिए मैं आपके सामने बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी है, औरंगजेब का उदाहरण ले लो, है ना। औरंगजेब कैसा था, एकदम कट्टर मुस्लिम व्यक्ति था, वो पूरी तरीके से एकदम क्या करता था, मतलब मानता था। तो इससे क्या, उसका शासन काल है जो अकबर के द्वारा जो क्या था, ज्यादा थोड़ा सेकुलर व्यक्ति था, उसने अपने शासन काल को कितना विस्तारित किया, लेकिन औरंगजेब वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि धर्म को उसने क्या कर लिया, धर्म को उसने पूरी तरीके से पकड़ के रखा। तो जो राजा है धर्म को स्वायत्ता देगा, मतलब स्वतंत्रता देगा आपके सामने, वही आपके सामने उसी राजा का शासन है वो अच्छा चलेगा। मैकियावेली ने एक शासक को यथार्थवादी और व्यवहारिक होने की सलाह दी। मैकियावेली ने क्या कहा, मैकियावेली ने साफ साफ यही कहा कि एक शासक है, एक राजा को कैसा होना चाहिए, वास्तविकताओं का ज्ञाता होना चाहिए। उसे आसपास के घटित हो रही घटनाओं का, उसको अपने जीवन में सही गलत चीजों का पता होना बहुत जरूरी है, उसको जीवन की वास्तविकता का पता होना बहुत जरूरी है। और साथ के साथ राजा को इस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिए जो राज्य की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सके। मतलब जो अपनी राज्य की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर सके, जो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहे, वही राजा किसी राज्य को चलाने में सफल हो सकता है। समझ में आ गया? तो मैकियावेली के जो आपके सामने यथार्थवादी, मतलब दुनिया की जो वास्तविकता से संबंधित आपके जो सामने जो विचार थे, अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसे लगा आपको वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और उसकी आधुनिक प्रासंगिक बताइए। मतलब आपके सामने जो रूसो है उसके द्वारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का जो सिद्धांत दिया गया उसके बारे में व्याख्या करनी है आपको, और उसकी आज के समय, वर्तमान समय में, वर्तमान दुनिया में उसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या उसकी वास्तविकता है, क्या वो कितना सही है कितना गलत है, उसके बारे में अपन
पढ़ने वाले हैं जो आपके सामने रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत है उसके बारे में। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, काफी बार आपके सामने अलग अलग विश्वविद्यालय में प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी बच्चों से अनुरोध है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत की बात करें, रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बताया कि मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में स्वतंत्र और नेक था। मतलब उन्होंने क्या कहा, जो रूसो ने क्या कहा, जब मनुष्य ने इस दुनिया में जन्म लिया, जब मनुष्य की सबसे पहले उत्पत्ति हुई, आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमानी जो वे प्राणी कौन है, मनुष्य है। तो मनुष्य भी आम जानवर, क्योंकि आम जो वस्तु है या आम जो जीव जंतुओं के जैसा था। आज आपके सामने कभी हाथी को आपने कोई अपना घर बनाते हुए देखा है क्या? नहीं देखा होगा। शेर को परसों के लिए भोजन करते हुए देखा कि परसों के लिए शिकार करूंगा, नहीं करता हो। चिड़िया को आपके सामने कभी देखा है कि वो आपके सामने पूरा एकदम परिवार रिश्ते नाते के लिए धन जोड़ रही है? कभी देखा उसको ऐसा कि भाई परसों के लिए अनाज इकट्ठा कर देती हूँ? नहीं करते। तो यही चीज आपके सामने रूसो ने भी कहा। रूसो ने कहा सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत, उसमें क्या कहा, मनुष्य की जो प्राकृतिक अवस्था, जिस अवस्था में उसने जन्म लिया, जिस अवस्था में वो जो उसकी आरंभिक अवस्था थी, जिस समय वो अपने 2 वक्त की रोटी के लिए, भोजन के लिए प्रयास करता था और आराम से जीवन जीता था, उस समय उसके विचार स्वतंत्र और नेक थे। कैसा था? उसके जीवन में कोई भी कुपित विचार नहीं थे, कोई गलत विचार नहीं थे, ना धन संग्रह का कोई विचार था, ना सत्ता और राजनीति का कोई उसके अंदर विचार था, कोई ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन निजी संपत्ति और समाज के विकास ने उसे भ्रष्ट कर दिया। और क्या आपके सामने उसका ज्यादा से ज्यादा पैसों को कमाने का, अपने जो निजी संपत्ति उसको इकट्ठा करने का और जो समाज में विकास करने का जो सिद्धांत है, उसने उसको क्या कर दिया, एकदम भ्रष्ट बना दिया। समझ में आ गया? इस दुर्दशा से बचने के लिए भाई, आपको पता आज के समय बड़े बड़े घरों में लड़ाई होती है, खूब पैसे वाले लोग घरों में आपने खूब लड़ाइयां सुनी, कोर्ट तक मामले जाते हुए सुने हुए। आप सुनते हो कि उसने उसने अपने भाई का मर्डर कर दिया, उसने अपनी माता को मारा, उसने पिताजी को मार दिया। क्यों? क्योंकि पैसे के लिए, धन दौलत के लिए लड़ाइयां देखने को मिलती है। यही है, निजी संपत्ति और समाज के विकास ने क्या कर दिया, इस पूरी दुनिया को भ्रष्ट और आपके सामने क्या कर दिया, जो नैतिक रूप से खोखला कर दिया। इस दुर्दशा से बचने के लिए आपके सामने व्यक्तियों को एक सामाजिक अनुबंध दिया। उन्होंने क्या कहा, अगर हमारे समाज में एक सिद्धांत दिया उन्होंने, अगर हमारे समाज में नैतिकता को बचाए रखना है, इस भ्रष्ट जो राजनीति दिखाई पड़ती है, हमारे जो विचारों में अनैतिकता दिखाई पड़ती है, अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। इस अनुबंध के तहत उन्होंने बताया, प्रत्येक व्यक्ति अपनी सारी स्वतंत्रता समुदाय को समर्पित कर दे। नाम क्या? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल मतलब सामाजिक अनुबंध, मतलब कोई भी व्यक्ति है वो अपनी जितनी उसके अंदर स्वतंत्रताएं हैं, जितनी जो विचार हैं, वो कोई भी जो व्यक्ति है वो अपना क्या कर दे, सारी की सारी को समाज या समुदाय को सौंपने का काम करते हैं। अच्छा, कैसे सौंपेगा, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। और बदले में सामान्य इच्छा जर्नल विल के अधीन होते हुए आपके सामने एक नागरिक के रूप में सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करे। साथ में क्या करेगा, इसके बदले में वो क्या कर सकता है, एक सामान्य इच्छा जर्नल विल के अधीन रहते हुए एक नागरिक के रूप में उसको क्या कर सकता है, सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। मतलब वो जो सभी लोगों की जो इच्छा है, उन्होंने क्या कहा, जैसे आपके सामने मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊं, आपके सामने काफी लोगों का विचार है कि हमारे गांव में क्या एक अच्छी सड़क बननी चाहिए। समझ में आएगा? और इसको लेकर अपन क्या करेंगे, आपके सामने मंत्री जी के पास जाएंगे, मंत्री आपके सामने उसके पास जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण है ना, सड़क टूटी हुई है, तो उसमें से 20 लोग है, उसमें से क्या 5 लोग कहेंगे अरे कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, और 15 लोग क्या कह रहे हैं आपके सामने कि हमें जाना चाहिए, क्या पता इस चीज का समाधान निकल सके। ऐसा होता ना आपके सामने। तो यही आपके सामने जो विचारधारा, आपके सामने सोशल कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत कहता है कि इन 5 लोगों को भी इन 15 लोगों की बात मान लेनी चाहिए, इनको भी अपने जो विचार है वो इन 15 लोगों के साथ कर लेने चाहिए। अपने विचार जो बहुसंख्यक के जो लोग कहें वही काम कर दो आपके साथ। एक नागरिक के रूप में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता और सामान्य इच्छा हमेशा सामूहिक हित के प्रतिनिधित्व करती है। मतलब पूरे समाज के लोग जो विचार करें, पूरे समाज के लोग, जितने ज्यादा लोग आपके सामने आपके विचारों से सहमत हो, उसी इच्छा को मान लो, उसी बात को मान लो, वही उसी से क्या हो सकता है, ये समाज है वो नैतिकतापूर्ण रहेगा और समाज है वो इस प्रकार के भ्रष्टाचार से बचेगा। इन सब चीजों के जो आधुनिक प्रासंगिकता, मतलब आज के समय इन सब चीजों का क्या महत्व है,
पहला है लोकतांत्रिक संप्रभुता। रूसो का जो सिद्धांत है उसने लोकतांत्रिक संप्रभु, जनता की सर्वोच्चता और लोकप्रिय शासन को आधार माना। मतलब रूसो का जो सिद्धांत आपको देखने को मिलता है, इसने क्या किया आपके सामने, लोकतांत्रिक संप्रभुता मतलब जनता की सर्वोच्चता के बारे में बात की। मतलब जनता का जो फैसला है वो सब में लागू होगा। लोकतंत्र में भी यही कहता है कि बहुसंख्यक के लोग जो बात कह दे उसी को मान लो। यही चीज आपके सामने इनके सिद्धांत में देखने को मिलती है। ये भी यही कहते हैं कि जो सारी जनता बात करे उसी को मान लेना चाहिए। और उनका सिद्धांत है वो लोकप्रिय शासन की बात करता है। मतलब भाई कोई लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, जिस पार्टी की जितनी ज्यादा सीटें आ जाती है वही आपके साथ शासन में आ जाता ना। तो यही सोशल कॉन्ट्रैक्ट का भी सिद्धांत है, जो लोग जितना ज्यादा आपके सामने सत्ता में हो, जो जितनी ज्यादा संख्या में हो, उसी को क्या बना दो, लोकप्रिय शासन बना दो, उसी को सत्ता में लेकर आ जाओ। इनका सिद्धांत क्या किसकी बात करता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की। उनके विचार प्रत्यक्ष लोकतंत्र और नागरिक भागीदारी की महत्व पे जोर देते हैं। ये कुछ पहले उन विचारकों में से थे जिन्होंने लोकतंत्र की बात कही। उन्होंने क्या कहा, अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र है, मतलब इनडायरेक्टली लोकतंत्र लागू करने की बात की। भाई लोकतंत्र कैसे होगा, 5 लोगों ने भी अपने विचार रखे और 15 लोगों ने भी अपने विचार सबने रखे। हो सकता है 5 लोगों के विचार उस असहमति, उस 15 लोगों के विचार से असहमति रख सकते हैं आपके सामने, लेकिन वो क्या करें, उन्होंने भी अपनी बात रखी, उनकी भी भागीदारी थी ना आपके सामने। तो यही बात इन्होंने कही, इनके द्वारा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कही गई और हर व्यक्ति है, हर नागरिक की भागीदारी इनके विचार में देखने को मिलती है। तब तक आपके सामने जो ये लोकतंत्र जैसी चीजें वो देखने को नहीं मिली थी जब इन्होंने सिद्धांत दिया था। अगले वाला पॉइंट है सामूहिक हित। सामान्य इच्छा की अवधारणा व्यक्तिगत हितों से ऊपर सामुदायिक हितों को प्राथमिकता देती है। मतलब आपके सामने अगर अपन विस्तार से पढ़ें, जो सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है ये किस चीज पर काम करता है, कोई भी व्यक्ति है उसको अपने खुद के जो अधिकार है, जो हम बोलते हैं ना अपने मौलिक अधिकार, तो इन्होंने यही कहा कि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत अधिकारों से ज्यादा हमें क्या करना चाहिए, अपने सामुदायिक हित, मतलब सारी जनता की जो बात है उसको मानना चाहिए, उसको इन्होंने ज्यादा महत्व दिया है। जो कल्याणकारी राज्य और सामूहिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रासंगिक है, और इस किसकी बात करते हैं, यही बात हमारे राज्य का जो नीति निर्देश तंत्र उसमें कही गई है कि किस तरीके से आप एक कल्याणकारी समाज का निर्माण करते हैं। तो यही बात है, इस प्रकार अगर सभी लोग अपने समाज के बारे में, सभी लोगों की भावनाओं के बारे में समझने लग जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक कल्याणकारी राज्य उसका निर्माण हो जाएगा। साथ के साथ सभी लोगों के अधिकारों का जो सिद्धांत है वो भी इस चीज से क्या होता है, एकदम वास्तविक लगता है और सार्थक लगता है और प्रासंगिक लगता है। अगले वाला पॉइंट है राष्ट्रवाद। यह राष्ट्रवाद की सामूहिक पहचान को बढ़ावा देता है। मतलब इनके द्वारा जो विचार रखे गए ये हमारे किस बात को बढ़ावा देते हैं, राष्ट्रवाद की, और सभी लोगों को एकजुट रहने की जो भावना है उसको बढ़ावा देने का बात करते हैं। हालांकि सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है, सामान्य इच्छा का जो सिद्धांत है उसमें अस्पष्टता और अल्पसंख्यकों अधिकारों के प्रति संभावित उदासीनता है। अगर इस विचार की आलोचना की बात करें, सबसे बड़ी आलोचना यही है कि सिद्धांत किसकी बात करता है आपके सामने, सबसे पहले तो जो लोगों की इच्छा है ना, सामान्य इच्छा, वो मतलब समुदाय की इच्छा किस प्रकार से होनी चाहिए उसके बारे में इन्होंने विस्तार से नहीं बताया। समझ में आ गया। तो ये जो सामान्य इच्छा का विचार, इसमें इन्होंने टिप्पणी कर दी कि भाई जो बहुसंख्यक में लोग कहे वही करो, लेकिन हो सकता है बहुसंख्यक लोग गलत भी बात कह दें, हो सकता है ना भाई बहुसंख्यक। अब एक बात बताओ, 50 लोग मिलकर किसी 10 लोगों की बातों को क्या कर रहे हैं, एकदम नकार दे रहे हैं, वो 10 लोग हो सकता है एकदम सही बात कह रहे हो, तो उनके तो कोई महत्व नहीं रह जाएगा उनकी बात को उनके सिद्धांत के अनुसार। तो यही है, सामान्य इच्छा सही गलत किस प्रकार से होगी उसके बारे में इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। साथ के साथ अल्पसंख्यक अधिकार, मतलब कोई भी अल्पसंख्यक व्यक्ति है वो, उसका विचार हो सकता है, उसका विचार, वो 5 लोग थे, हो सकता है उनका विचार है वो कम लोगों के बीच में पॉपुलर है, कम लोग उसको अधिकार दिए हुए हैं, लेकिन उसका भी तो कुछ ना कुछ महत्व है। हो सकता है वो आपके सामने कहें कि जो आपके सामने जो ये सड़क फूटी हुई है, इसमें जो आपके सामने जो ठेकेदार है उसको बुलाओ आप और उससे भी ठीक करवा सकते हो सकता है ये विचार भी देखने को मिले आपके सामने। तो अल्पसंख्यकों को विचारों को पूर्ण रूप से दरकिनार करने की बात करता है, और ये सबसे ज्यादा क्या उसकी कमजोरी है इस सिद्धांत की। फिर भी आपके सामने जो रूसो का जो विचार है, ये आधुनिक जो आज के समय का जो लोकतंत्र है उसकी इसने क्या की थी, उसमें से उसकी इसने नींव रखने का कार्य किया था। तो ये था आपके सामने जो
रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, उसके बारे में अपने विस्तार से पढ़ा। कैसा लगा आपको जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जोर से शेयर करना। धन्यवाद।